भविष्यवाणी करने वाली मशीन, ज्योतिष सीखने का नंबर 1 सॉफ्टवेयर, इस्लाम में हराम ज्योतिष का सच, पावन मुस्लिम देशों का मुकद्दर, भविष्य के 100 वर्षों की भविष्यवाणी, धर्म ज्ञान पर अमेरिकी धरती से इंडो अमेरिकी भविष्यवक्ता पीवीआर नरसिम्हा राव। पाकिस्तान बहुत ही रायता में फैलने वाला है। जो भी केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उन पे उनका पकड़ जाएगा और कश्मीर से भी पकड़ जाएगा और सिंध और पंजाब में भी कुछ हलचल होगा। में और कोई बीजेपी को, भाजपा को लीड करेगा और जस्ट इलेक्शन से पहले उसे पावर नहीं देंगे, मगर इलेक्शंस के कुछ साल, 1, 2, 3 साल पहले और किसी लीडर को प्रधानमंत्री बना के वो हट जाएंगे। विंडो अभी ओपन हो चुका है, ये 3 साल का विंडो है। इन 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आने वाले दशाब्द में 2030 में अखंड भारत फिर से सच हो सकता है। जो भी पिछले ज़माने में भारत के हिस्से थे वो एक हो सकते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए साल की शुरुआत में आज मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जुड़े हैं जिनके सानिध्य में आज पूरा अमेरिका सनातन से जुड़ रहा है। जी हाँ, उन्होंने आईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की, फिर वो अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की और इस वक्त भी वो अमेरिका में बाय प्रोफेशनली मैनेजिंग पोस्ट पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूस्टन के राइस विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की। संस्कृत हिंदी के सबसे बड़े विद्वान हैं। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनका रहा है, लेकिन पैशन हमेशा उनका एस्ट्रोलॉजी रहा है। भले ही अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत में दिलचस्पी हमेशा बनाकर रखते हैं और इसी कारण के चलते उन्हें हम इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति को लेकर, देश दुनिया को लेकर उनकी की गई हर एक भविष्यवाणी हमेशा से सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। मैं धर्म ज्ञान से कविता राणा उन्हें पिछले 3 सालों से फॉलो कर रही हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज वो बोस्टन से हमसे जुड़े हैं। आइए स्वागत करते हैं हम इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव सर। सर, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। नमस्कार कविता जी, आपको और आपके सारे प्रेक्षकों को मेरे सादर प्रणाम। नमस्कार सर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं और मेरे दर्शक आपकी अब तक की छोटी सी जर्नी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अब अमेरिका तो पहुंचे हैं, लेकिन आज पूरे अमेरिका को एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रहे हैं। पूरे अमेरिका में मैं आपकी जो वीडियोस देखती हूँ उसमें आप अमेरिकन्स के साथ यज्ञ करते हुए, उन्हें सनातन से जोड़ते हुए नजर आते हैं। हाँ, मैं आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ था और जैसे आपने बोला है, आईआईटी मद्रास में बीटेक किया था। और मेरे पिताजी जो थे, उनका नाम है पीवीएस चलपत राव। वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, अच्छे ज्योतिषी थे। मैं कई ज्योतिषियों को जानता हूँ। हर ज्योतिषी कुछ करेक्ट प्रेडिक्शंस देता है, कुछ रॉन्ग प्रेडिक्शंस देता है। परफेक्ट 100% नामुमकिन है। मगर मेरे पिताजी एक ऐसे ज्योतिषी है जिसने कभी रॉन्ग प्रेडिक्शंस नहीं किया था। वो हर दिन 2-3 घंटे पूजा में रहते थे। वेरी सिंपल लाइफ लीड करते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे। उनके नीड्स बहुत ही मिनिमम थे। वेरी लर्नड मैन एंड वेरी सिंपल मैन। उनसे मैंने सीखा था एस्ट्रोलॉजी जब मैं छोटा था। शायद मैं 6 या 7 साल का था जब मैं ज्योतिष सीखा था। मगर सीरियस इंटरेस्ट जो ज्योतिष में है, वो मास्टर्स करके, राइस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करके मैं इंडिया वापस आ गया था। इंडिया में एक स्टार्टअप में काम करता था 93, 94, 95 टाइम में। और तब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पे जोर लगा के बेसिकली बहुत सारे किताबें थी घर में उन्हें पढ़ लिया। मेरे पिताजी के साथ सीख लिया और वो इंटरेस्ट बेसिकली तब डेवलप हुआ था। और बाद इंडिया को छोड़ के फिर से अमेरिका आ गया था। और अमेरिका आने के बाद जो पंचांग वो पुस्तक रहते हैं इंडिया में, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर मुझे कोई चार्ट बनाना है तो ये डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैंने अपने आप एक सॉफ्टवेयर
लिखा था, उसका नाम है जगन्नाथ होरा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। सो वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद मैंने उसे पब्लिक कर दिया था। लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ईमेल भी मुझसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डाउनलोड इट एंड यूज़ इट। सो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद बहुत सारे ज्योतिषियों के साथ जुड़ गया था। बेसिकली उनके साथ कॉन्टैक्ट्स मिल गए थे और मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च में। द थिंग इज, ज्योतिष में बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो राशि नवांश चक्र और एक दशा होती है, विंशोत्तरी दशा नाम की एक दशा, उस दशा की गणना करके वो आप शुक्र दशा चल रहे हैं, बाद में सूर्य दशा आ रहे हैं, उस तरह एक दशा का इस्तेमाल करते हैं। मगर पराशर महर्षि ने शायद 50-60 दशाओं को टीच किया था पराशर महर्षि ने। बहुत सारी दशाएं हैं और हर एक दशा सिस्टम का एक पर्पस होता है और वो सब खो गया अभी। और पराशर महर्षि ने 16 कुंडलियों का टीच किया था। राशि, नवांश, दशांश, सप्तांश, इस तरह के 16 कुंडलियां हैं। अगर दो आदमी को आप देखेंगे, अगर वो 10-12 मिनट डिफरेंस में गैप में पैदा होते हैं तो शायद राशि चक्र एक हो सकता है, राशि कुंडली एक हो सकता है और कभी कभी नवांश कुंडली भी एक हो सकता है। बिकॉज राशि चक्र लगभग 2 घंटों में चेंज होता है। 2 घंटे के बाद चेंज होके दूसरा लग्न आ जाता है राज कुंडली में। नवांश कुंडली में 14-15 मिनटों में लग्न चेंज होता है। इसलिए जो भी उस 14-15 मिनट के अंदर पैदा हुए वो सब एक ही राशि कुंडली, नवांश कुंडली रखते हैं। मगर हम जानते हैं कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स बहुत सारे हैं इस दुनिया में जिनका डेस्टिनी बहुत डिफरेंट है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स हैं ट्विंस के, और 2 मिनट सेपरेट बर्थ हुआ था मगर टोटली डिफरेंट डेस्टिनी। एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक बहुत ही डम्ब है। इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मगर पराशर महर्षि ने 16 कुंडलियों का प्रस्ताव किया था और हर एक कुंडली का एक प्रयोजन होता है। द प्रॉब्लम इज, ये हम घोर कलयुग से गुजर चुके हैं पिछले कुछ 100 सालों से। जो भी मिडिल ईस्ट से आए थे, बाद में जो भी यूरोप से आए थे, उस आक्रमण के कारण जो भी हमारे अंदर नॉलेज था, विद्या थी, वो बेसिकली छुप गई थी। इसलिए ये सब बेसिकली पिछले सालों में शायद 1000, 2000, 3000 साल पहले इन सारी कुंडलियों का इस्तेमाल करते हैं, सारी दशाओं का इस्तेमाल करते थे, मगर अभी ये सब छुप गया था। इसलिए एक्चुअली एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपने पिताजी को बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करते देखा था, मगर हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बकवास है, ये बेसिकली लक से करेक्ट हो रहे हैं। इसमें साइंटिफिकली हाउ कैन यू एक्सप्लेन दो आदमियों का एक राशि और नवांश कुंडली और एक विंशोत्तरी दशा होता है, मगर उनके जीवन बहुत से अलग से रीत से गुजर रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? इसलिए मुझे ऐसा लगा था जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, तब मैं एस्ट्रोलॉजी का क्रिटिक बन गया था। मुझे ऐसा लगा था कि इसमें एनफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, मेरे फादर 2-3 घंटे पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति है और उसके कारण वो अच्छे प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, ऐसा लगता था मुझे। मगर जब मैं भारत वापस आ गया था मास्टर्स के बाद, जब मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था, तब मैं एस्ट्रोलॉजी में डीपली गया था। तब मैंने पराशर महर्षि का, व्यास महर्षि के जो पिता है, वो पराशर महर्षि ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र नाम का एक मैग्नम वोपस लिखा था, उसे पढ़ा था और उसमें 16 कुंडलियां हैं, बहुत सारी दशा सिस्टम है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बॉटम लाइन इज, जो भी पराशर महर्षि ने टीच किया था उसमें शायद लोग 1% का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात है, जो भी उन्होंने टीच किया था उसमें बहुत सारे जम्स हैं, वो बेसिकली क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। उसका अर्थ क्या है लोगों को पता नहीं है। एक एग्जाम्पल बाद में दूंगा, मगर द थिंग इज, दिस इज द वे ऑफ ऋषि लोग, जो ऋषिजन जो होते हैं,
वो स्पून फीड नहीं करते हैं, वो ऐसा टीच करते हैं। अगर आप वेदों को देखें, पुराणों को देखें, उपनिषदों को देखें, ज्योतिष शास्त्र को देखें, वास्तु को देखें, सारे शास्त्र जो ऋषि से आए हैं वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी रेडी है, जो भी बेसिकली तैयार है, उसे समझ में आए, और लोगों को समझ में नहीं आए। इसलिए लिटरली, अगर आप लिटरली देखेंगे तो उसका मतलब बेसिकली नॉनसेंस होगा। मगर आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव। द संस्कृत वर्ड इज भाव। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, उस तरह हर भाव का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला करके एक पद निकालता है, आरूढ़ पद। मैथमेटिकल फॉर्मूला के बाद हर फॉर द 12 हाउसेस देयर इज अ करस्पॉन्डिंग पद, आरूढ़ पद, इस कॉल्ड पद और आरूढ़ पद। और पराशर महर्षि ने कहा था हर भाव से और उसके आरूढ़ पद से ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक 4th हाउस, द चतुर्थ भाव, चौथा भाव, वो दिखाता है आपके वाहनों को, वाहनों से जो सुख आपको मिलता है उस सुख को, और बहुत सारे चीज़ें हैं, मगर ये दोनों एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। मगर उसने नहीं, पराशर महर्षि ने ये नहीं सिखाया था कि उनमें फ़र्क क्या है, भाव और पद दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सी बातें पद में देखना चाहिए, कौन सी बातें भाव में देखना चाहिए, वो उसी तरह छोड़ दिए थे। मगर एक दिन सडनली स्फुरन आया कि दूसरा अर्थ है भाव और पद का। भाव का दूसरा अर्थ है मीनिंग, पद का दूसरा अर्थ है वर्ड। इसलिए द रिलेशन, जो भी संबंध है भाव और पद के बीच में, वो संबंध है वर्ड एंड मीनिंग के बीच में। इसलिए जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ, दे आर टैंजिबल, आप सुन सकती हैं, आप बेसिकली आपका मन रजिस्टर करता है। मगर मेरा तात्पर्य क्या है, क्या मैं सोच रहा हूँ, वो भाव है। भाव मेरे अंदर है, और मेरे पदों को सुनने के बाद आपके मन में भी एक भाव पैदा होता है। और जो पद हम इस्तेमाल करते हैं वो बाहर आते हैं, मगर भाव जो है वो अंदर है। और हम पदों का इस्तेमाल करके भावों को ट्रांसमिट करते हैं एक मन से एक मन को, कोशिश करते हैं। समटाइम्स इट फेल्स, मगर 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहता है। इसलिए भाव और पद का ये मतलब है कि भाव है अंतर्गत, पद है बहिर्गत। जो देखने को मिलता है वो पद है, और जो अंदर है वो भाव है। इसलिए अगर आप व्हीकल्स, वाहन और वाहन सुख को देखेंगे तो वाहन है बहिर्गत। अगर मैं BMW चलाता हूँ या मारुति सुजुकी चलाता हूँ, आप देख सकती हैं, सारी दुनिया देख सकती है, इसलिए वो बहिर्गत है। मगर जो सुख मुझे उससे मिलता है वो अंतर्गत है। अगर चतुर्थ भाव स्ट्रांग है मगर चतुर्थ का पद वीक है, तो शायद वो साइकिल चलाता है मगर बहुत खुश है। अगर चतुर्थ भाव वीक है मगर चतुर्थ पद वेरी स्ट्रांग है, तो शायद वो BMW चलाता है मगर फिर भी खुश नहीं है। वो शायद समझता है कि वो मेरे पास सिर्फ X5 है, X7 मेरे नेबर के पास है, मुझे भी X7 खरीदना चाहिए, इस तरह सोचता है और खुश नहीं है। इसलिए भाव और पद दोनों के बीच में फर्क है, दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। इस तरह ये एक सिर्फ उदाहरण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऋषिजन, पराशर जैसे ऋषिजन सिखाते हैं, वो बेसिकली उसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग्स रहते हैं। और एक बात है यहाँ पे, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ के सीखते हैं, इस तरह की विद्याएं, अगर उपनिषद, वेदांग जैसे ज्योतिष, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो आपको हाउस और पद शायद पद लिखते हैं मगर भाव के लिए हाउस लिखते हैं, तब बेसिकली इस तरह का एनालॉजी, इस तरह का थिंकिंग एनेबल नहीं होता है। इसलिए संस्कृत में द ओरिजिनल जो भी ऋषिजनों ने संस्कृत में लिखा था, उसे पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। मेरी खुशनसीबी भी ये थी कि मैं जब 11 साल का था तभी तक मैं संस्कृत भाषा कोविद था, संस्कृत भाषा विशारद था। दोनों बेसिकली संस्कृत में BA के इक्विवेलेंट डिप्लोमा हैं, और एक भारतीय विद्या भवन से मिलता है और एक बोर्ड बड़ौदा में था उससे मिलता है। तो ये 11-12 साल तक मैं संस्कृत में बहुत ही पढ़ चुका था, इसलिए काव्य पढ़ सकता था और उसका मतलब समझ सकता था। और अभी
कोई संस्कृत में बृहत्पराशर होराशास्त्रम या कुछ प्रेयर, कुछ पूजा पूजा पाठ के की किताबें अगर पढ़ता हूँ तो मुझे मातृभाषा की तरह समझ में आता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ज्योतिष को सीखना है तो जो भी ट्रांसलेशन, जो भी अनुवाद हिंदी में या तेलुगु, मेरी मातृभाषा तेलुगु में अवेलेबल है, वो परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा था, हम घोर कली से गुजर चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही बिग परसेंटेज ऑफ ये विद्या जो है, बहुत सारा प्रेशर बेसिकली निगूढ़ हो गया था। मगर खुशनसीबी ये है कि संस्कृत में जो भी ओरिजिनल बुक्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। मगर आपको संस्कृत समझना चाहिए और आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको बेसिकली सम स्मार्टनेस हैज टू बी देयर। और मेरी ये भी खुशनसीबी थी कि मेरा अपना सॉफ्टवेयर था, इसलिए अगर मुझे ये थाट आता है कि शायद पराशर जी का मतलब ये नहीं है, इसके ये नहीं करना, ये करना चाहिए, शायद ये है इंटरप्रिटेशन। इस तरह जो भी उन्होंने बताया था, बिकॉज ही डिड नॉट स्पून फीड, कभी कभी 2 3 4 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। मैं ट्राई कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर में क्विकली प्रोग्राम करके कुछ कुंडलियों पे कैसा वर्क करता है ये देख सकता हूँ। इसलिए मेरी संस्कृत का जो फेमिलियरिटी था वो, और सॉफ्टवेयर का जो फेमिलियरिटी था वो, और जनरल इंटेलिजेंस, वो सब बेसिकली मिल गए थे। इसलिए मैं, जो भी मेरा करियर था, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, बाद में एक सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर का, मैं उसे मेंटेन करते ही एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारा रिसर्च किया था। एक बुक भी लिखा था एस्ट्रोलॉजी पे, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स में टीच किए थे। सो इसलिए जो मेरी जर्नी है, ये है एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करना, और बेसिकली जो भी मेरे रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको शेयर करने से। एक और बात है, जगन्नाथ होरा क्योंकि ये फ्री है, बहुत सारे यंग पीपल जो समझदार हैं, जो होनहार हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड करके, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे दशा हैं, नॉट जस्ट विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, शताब्दी दशा, चर दशा, स्थिर दशा, पर्याय दशा, लाइक दैट देयर आर 70 80 डिफरेंट दशा सिस्टम्स। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और लोग क्यूरियस रहते हैं, और चार्ट में बहुत सारे ग्रहों के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट्स भी दिखाता है सॉफ्टवेयर। इसलिए बहुत सारा द नेक्स्ट जनरेशन इज़ वेरी क्यूरियस, और वो बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं जो भी मैंने पता कर लिया है उसे लोगों के साथ शेयर करने से उनको एनेबल कर सकता हूँ कि वो जिस जगह पे मैंने शुरुआत की थी उससे बहुत 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 उच्च जगह से वो शुरुआत कर सकेंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में एक रेनेजेंस आ रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जो भी पराशर महर्षि ने टीच किया था, जो भी जैमिनी महर्षि ने टीच किया था, जो भी भृगु महर्षि ने टीच किया था, हम उसे भूल चुके हैं। टेक्स्ट हमारे पास हैं, मगर ऑफ कोर्स टेक्स्ट में भी करप्शंस हैं, मगर रिज्यूमिंग टेक्स्ट में कुछ करप्शन नहीं है, फिर भी हमारा इंटरप्रिटेशन परफेक्ट नहीं है। मैं ये एक बात कॉन्फ्रेंस से कह सकता हूँ, मैंने शायद 30 साल तक मेहनत की थी ज्योतिष शास्त्र में। लर्निंग आई स्टार्टेड एट 6 years, बट द रियल रिसर्च स्टार्टेड 30 years बैक। सो 30 साल से 30 या 32 साल से मैंने मेहनत की थी, सीरियस मेहनत एस्ट्रोलॉजी में की थी, और पराशर पे फोकस लगाया था। मगर शायद मैं 2-3% जो भी पराशर महर्षि ने टीच किया था, लेस देन 5% आई हैव एबल टू फिगर आउट एज ऑफ नाउ। इसलिए अगर और कई लोग आते हैं, यंग इंटेलिजेंट पीपल आते हैं इस रिसर्च में, ये बढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दशाब्दों में रेनेजेंस आने वाली है एस्ट्रोलॉजी में। जो ज्योतिष शास्त्र में महर्षियों ने जो सिखाया था, लोगों के समझ में बेसिकली 2-3% नहीं, शायद 20% 30% समझ में आएगा, और वो काफ़ी है इस कलयुग के लिए। सर, आपने देखिए इतनी डीप रिसर्च की है, आप अभी भी अपने आप को एज अ रिसर्चर के तौर पे पेश करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अन्य धर्म से जुड़े हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं,
सनातनियों को अगर छोड़ दें, जो हिंदुत्व को मानते हैं उनको अगर छोड़ दें, तो अन्य धर्मों से भी लोग आपसे जुड़ते हैं। आपको लगता है क्या वो भी एस्ट्रोलॉजी में उनकी दिलचस्पी अब आज के टाइम पे बढ़ रही है अब पहले के मुकाबले? धर्म है जिसमें एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली हराम कहा जाता जी। है, मगर उसी धर्म में स्पोर्ट्स, म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ों को हराम कह दिया जाता है। मगर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, बहुत सारे खेलते हैं। उसी तरह मुझे लोग पता हैं जो उस धर्म से है और कई धर्मों से है, जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं और ज्योतिष में बहुत एक्चुअली मेहनत करते हैं। और आई नो सम रियली गुड मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजर्स जिनका पकड़ है ज्योतिष शास्त्र पे, नॉट जस्ट द प्लैनेट्स एंड मैकेनिकल थिंग्स, बट कौन से रेमेडीज करना चाहिए। अगर आपका जुपिटर राहु से जुड़ के वीक है तो किस किस देवता की पूजा करना चाहिए। इस तरह के बेसिकली रेमेडीज, हिंदू रेमेडीज को भी वो मानते हैं और वो करते हैं और वो कराते हैं। इसलिए ये एक बात कहना चाहता हूँ, जब से दुनिया बेसिकली जुड़ गई है, लोग पिछले पिछले मिलेनिया में लोग बेसिकली जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पे रहते थे, और एक देश से एक देश को जाना बहुत ही इनफ्रीक्वेंट था। मगर आज के ज़माने में लोग बेसिकली बहुत ट्रैवल करते हैं, इसलिए जिससे आपका ऋण जुट जाए उस जी। वहाँ बेसिकली पुनर्जन्म होगा। इसलिए जो भी अब यूएस में या मिडिल ईस्ट में या ईरान में या फार ईस्ट में, सिंगापुर में, जापान में हिंदू क्रिश्चियन या मुस्लिम बन के या बौद्ध या कुछ और बन के अब जन्म ले रहे हैं, कौन जाने वो हिंदू हो सकते हैं पिछले जन्म में। हिंदू जो वहाँ गए और वहाँ ऋणों के साथ वहाँ के लोगों से जुड़ गए थे, उस स्थल से और उन लोगों से जुड़ गए थे, और बेसिकली अब वो पूर्वजन्म के जो वासनाएं हैं अब बेसिकली वो वापस आ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जन्म से हिंदू नहीं है, मगर वो फर्स्ट क्लास हिंदू हैं एक्चुअली। अगर आप भारत में देखेंगे तो जो भी भारत में हिंदू हिंदू होके जन्म लेके हिंदू रह चुके हैं, उनमें शायद 10-20% रियल हिंदू हैं। दूसरों के लिए ये वो एक टैग है, बेसिकली उन्हें कुछ मतलब नहीं है हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से। मगर यहाँ मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्हें बहुत गहरा संबंध है हिंदू हिंदू धर्म के साथ।